कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में देखो सबसे पहले तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, हाँ किसकी स्टडी हम लोग इसमें करेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को सीपी से बता देता हूं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ solute particles, solute particles, यानी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है, उन्हें हम बोल रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, उन्हें बोलते हैं हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। टोटल हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती कितनी है, क्वांटिटी में 4। कौन कौन सी होती है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में बेसिकली, चलो अभी बताता हूं, एक बार नाम बता देते हैं सारे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और लास्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो है जो कि किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे। इन सब में कॉमन चीज बता देता हूं, हम लोगों को क्या देख के चलना है, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर 2 पार्ट होते हैं, हमने बता दिया, एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूट। सॉल्यूशन के अंदर जो पार्ट हमेशा ज्यादा होता है उसे क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। जो पार्ट कम होगा उसे बोलते हैं सॉल्यूट। सरफेस केमिस्ट्री में इसी चीज को एक और वर्ड से बोल देते हैं, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। डिस्पर्स फेज हम किसे बोलते हैं, जो हमारा सॉल्यूट पार्टिकल होगा या क्वांटिटी में जो कम होगा। डिस्पर्स मीडियम हमारा क्या होता है, सॉल्वेंट होता है सॉल्यूशन के अंदर। तो बेसिकली क्या होता है, ऐसी प्रॉपर्टीज जिनकी वजह से, या बेसिकली जिनकी वजह से हमारा कौन कम ज्यादा होता है, या तो टेम्परेचर कम ज्यादा होगा, या हमारा फ्रीजिंग पॉइंट कम ज्यादा होगा, या ऑस्मोटिक प्रेशर कम ज्यादा होगा, या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर एक प्रॉपर्टी है वो कम ज्यादा होगी। और ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल में। और वो सॉल्यूट पार्टिकल किसके अंदर होंगे, सॉल्यूशन के अंदर। सबसे पहली प्रॉपर्टी ले लेता हूं मैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नोट कर लिया ना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो इसे बताने से पहले एक और चीज बता देता हूं। सॉल्यूशन के अंदर अगर मैं सॉल्यूशन को हीट करूं, थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा इन प्रॉपर्टीज को, पहले पढ़ा रखा है ना ये चैप्टर, मेन चीजें सारी जल्दी जल्दी बताऊंगा। तुमने भी पढ़ा है ना ये। जैसे ही हीट करेंगे क्या होगा, सॉल्यूशन गर्म होगा, गर्म होने के बाद बॉइलिंग पॉइंट पे वेपोराइज होना चालू होगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है हमारा, जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो क्या होता है, सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, बॉइल होने लगता है। उस पॉइंट को बोल देते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्यूशन हीट होगा, वेपोराइज होगा और बॉइल होने लगेगा। तो सॉल्यूशन जैसे वेपोराइज होगा, वेपोराइज होने के बाद ये अपर सरफेस पे जो प्रेशर लगाता है, अपर सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन, उस पे ये पार्टिकल जो प्रेशर लगाते हैं उसे बोल देते हैं हम वेपर प्रेशर। आ रहा है समझ में, ऊपर की तरफ से। जनरली पहले अगर और डीप में जाएंगे तुम्हारे फिजिक्स में आ जाता है, 2 टाइप के फोर्स लगते हैं हमारे, कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स होता है,
और एडिसिव फोर्स होता है। सुनाइए, नहीं सर। कोहेसिव और एडिसिव फोर्स को जनरल याद रखो। कोहेसिव फोर्स ऐसे पार्टिकल्स के बीच में लगता है जो आपस में सेम होंगे, यानी वाटर के अंदर सॉल्यूट या सॉल्वेंट पार्टिकल, वाटर का पार्टिकल, इनके बीच में फोर्स लगेगा कोहेसिव फोर्स। वाटर पार्टिकल और वॉल ऑफ दी बर्नर, वॉल ऑफ दी बीकर बोल सकते हैं, उनके बीच में जो फोर्स लगेगा एडिसिव। कोहेसिव और एडिसिव, कोहेसिव का मतलब सेम सेम पार्टिकल में, एडिसिव का मतलब डिफरेंट पार्टिकल्स में। तो जनरली जब हमारे वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, क्या होता है इसमें बीच में कोई भी पार्टिकल है उस पर हमने ले लिया इक्वल फोर्स लगेगा। टॉप पे क्या होगा, डाउनवर्ड फोर्स लगता है, जिसे एक और टर्म से भी बता देते हैं हम लोग, सरफेस टेंशन। ये फिजिक्स में यूज हो जाएगा तुम्हारे। इस चीज को हम कैसे मेजर करते हैं, वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में हमें मेजर करना है। कहने का मतलब यह है, अगर हमारे सॉल्यूट पार्टिकल दो तरह के होते हैं, एक वो जो कि वोलेटाइल होंगे, एक वो जो कि नॉन वोलेटाइल होंगे। वोलेटाइल कौन से होते हैं, जो कि वेपराइज हो जाते हैं। नॉन वोलेटाइल वो होते हैं जो कि वेपराइज नहीं होते। यानी ऐसे पार्टिकल जो कि नॉन वोलेटाइल हैं और हम सॉल्यूशन में उन्हें ऐड कर रहे हैं एज ए सॉल्यूट। आ रहा है समझ में? हम उन्हें सॉल्यूशन में एज ए सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं और उसकी वजह से कितना वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, उसे बोलते हैं हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इस चीज में हम दो टर्म काम में लेते हैं, पीछे राउट लॉ काम में लेते हैं, राउट लॉ और हेनरी लॉ। इसी चीज को हम एक्सप्लेन करते कैसे, पी नॉट माइनस पी, यानी वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट और वेपर प्रेशर नॉर्मल स्टेट, माइनस प्योर वेपर प्रेशर इज इक्वल टू दी क्या लेते हैं, मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम किससे डिनोट कर देते हैं, स्मॉल एम से। और इसे मैं अगर डिनोट करूं तो क्या आएगा, WA/MB और WB/MA। सॉल्यूट पार्टिकल की बात करेंगे, सॉल्वेंट पार्टिकल की बात करेंगे, वो वाली मोलैलिटी। ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और कितना पार्ट हमने सॉल्यूट का ऐड करा है जो कि नॉन वोलेटाइल था, क्या कर रहा था, यानी वेपर प्रेशर में वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा था, और जिसकी वजह से पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो रहा था, कम हो रहा था। उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और ये एमबी हमारा क्या है, मास ऑफ, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और ये वेट ऑफ सॉल्वेंट। बी हमारा क्या है, सॉल्यूट है, और ए क्या हो गया, सॉल्वेंट। अरे इसी चीज को हम आगे करके कैसे निकालते हैं, इसी क्वांटिटी को हम हर प्रॉपर्टी में फाइंड आउट करेंगे, क्या, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर कम हो रहा है। हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम इसे ही फाइंड आउट करते हैं। पहली प्रॉपर्टी होगी हमारी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसका छोटा सा डेरिवेशन था, वो हमने पहले भी करा था। डायरेक्ट फॉर्मूला यही याद रखना है, बाकी सब तो पता होगा पीछे जो हमारा राउट्स लॉ था और हेनरी लॉ था। उसके बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं। जो हमारा राउट लॉ था, पार्शियल प्रेशर हम किसे बोल देते हैं, पार्शियल प्रेशर हम बोल देते हैं टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। अगर सॉल्यूट की बात करेंगे तो सॉल्यूट है, और पार्शियल प्रेशर पी नॉट इंटू XB। आ रहा समझ में? ये पार्शियल प्रेशर ले लिया 1, किसका ले लेते हैं, ए का ही ले लेते हैं, इसे चलो पी ए से डिनोट कर देते हैं, पी ए से, और ये PB से। टोटल प्रेशर क्या होगा, PA प्लस PB। पीछे हेनरी लॉ में हमने क्या देखा था, पार्शियल प्रेशर को हम किससे भी निकालते थे, KHX। ये क्या था हमारा, हेनरी कांस्टेंट है ना। ये हेनरी लॉ में आ गया था, ये हमारे किस में आया था, राउट लॉ में।
इसी बेसिस पे हमने सॉल्यूशन भी देखे थे। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं। एक सॉल्यूशन हो जाता है हमारा आइडियल सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन हो जाता है हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज याद है आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की? ऐसे सॉल्यूशन जो कि रोल्ट लॉ को फॉलो करते हैं वो आइडियल सॉल्यूशन, और जो नहीं करते नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन जिनका डेल एच मिक्स, ऐसे सॉल्यूशन जिनका डेल एच मिक्स इक्वल टू 0 होगा, उसमें नॉट इक्वल टू 0। चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। ये कैसे होंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आ रहा है समझ में? ये इससे पहले का पोर्शन है जो तुम्हें बता रहा हूं थोड़ा सा। राउंड लग के बाद आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आ रहा है समझ में? नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमारे कितने तरह के थे? दो तरह के, पॉजिटिव डेविएशन वाले और नेगेटिव डेविएशन वाले। इसका एक कॉमन ग्राफ था, याद है? ये हमारा जर्नल लाइंस है। अगर मैं P का मानूं, अगर पॉजिटिव डेविएशन देखना है 1 2, ये था हमारा, और ये सेंटर के लो, ये यानी जर्नल जो कंडीशन है उससे अगर ऊपर की रीडिंग्स आ रही है तो वो हमारे क्या है? पॉजिटिव डेविएशन। और अगर नीचे का ग्राफ बनता है तो नेगेटिव डेविएशन। इसमें जैसे a इक्वल टू 0 ले लिया, इसमें b इक्वल टू 0 ले लिया, इस तरह से निकालते हैं। ये तो हमारा PT था, टोटल PT। ये PA के लिए, ये PB के लिए। ये था पूरा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाला। रब करूं? आपको ये नीचे वाली कंडीशन सेम रहेगी ना, a इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू 1, b हाँ। इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू। हाँ, इस पे ये कंडीशन 0 हो जाएंगी, इस पे ये कंडीशन 0 हो जाएंगी। ये कॉमन ग्राफ है, मिल भी जाएगा। बना लिया? ध्यान रखना इसको थोड़ा सा। अब दूसरा लेते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है? एक हमारे पास सॉल्यूशन है, एक हमारे पास सॉल्वेंट है। अगर हम किसकी बात कर रहे हैं? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, या नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल की बात कर रहे हैं, कि ऐसे सॉल्यूशन में जब मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इंक्लूड करूंगा तो उससे क्या होता है? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल से क्या होता है? बढ़ जाता है। आ रहा है समझ में? इसका देखो इस तरीके से ग्राफ बनता है कुछ। इस ग्राफ को थोड़ा सा समझ लेना, बस सारा खेल ग्राफ का ही है। ये मालूंगा मैं बॉइलिंग पॉइंट। ये हमारे सॉल्वेंट का हो गया, ये सॉल्यूशन का हो गया। ये हमारा डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर का। देखो अब इसमें करा क्या, यहां पे अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट ले लेता हूं, ग्राफ को समझ लो, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी इसमें। मैंने करा क्या, जैसे जैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना चालू करा दोनों सॉल्यूशंस का, सॉल्वेंट के अंदर कोई मिलावट नहीं है, धीरे धीरे सॉल्वेंट
या ओरिजिनल सॉल्यूशन हमारा क्या रहता है, बॉइलिंग पॉइंट पहले अटेन कर लेता है, और जबकि सॉल्यूशन लैग बिहाइंड करता है इतने से। यानी सेम टेम्परेचर पे सॉल्वेंट है तो अटेन कर लिया अपना बॉइलिंग पॉइंट, और सॉल्यूशन क्या रह गया पीछे। किसकी वजह से, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वजह से, जो कि एमबी हम फाइंड आउट करेंगे। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ टेम्परेचर जो हमें बढ़ाना पड़ा सॉल्यूशन को बॉइलिंग पॉइंट अटेन करने के लिए, उसे ही हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यानी ये टेम्परेचर जितना है वही हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, जिसको हम क्या ले लेते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डेल्टा टीबी इक्वल टू डायरेक्ट प्रोपोर्शन आता है किसके, मोलैलिटी के, चेंज इन टेम्परेचर किसके, मोलैलिटी के। ये बॉइलिंग पॉइंट है इसलिए डेल्टा टीबी लिया है। अब जैसे ही ये डेल्टा टीबी का साइन हटता है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का साइन हटता है, एक आ जाता है कांस्टेंट के बी एम, इसे ही क्या बोल देते हैं, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। इब्यूलोस्कोपिक लिखाया भी था, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। आ रहा है समझ में? ये प्रॉपर्टी होती है हमारी किसकी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की। इसी वजह से हम बोल देते हैं ये क्या है, हमारी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जिसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल की वजह से हमारा बॉइलिंग पॉइंट ओरिजिनल सॉल्यूशन का लैग बिहाइंड कर रहा है। इसलिए एक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जो कि किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। हो गया? ये थी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। रब कर दूं? यस सर। अब आ रहा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, थर्ड प्रॉपर्टी। इसको भी ग्राफ से ही समझ लेंगे। ये T1 ये T2, हम क्या कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट हम फ्रीजिंग करना है तो कम करते हुए आएंगे। आ रहा समझ में? इसलिए ये T1 और ये T2, इन दोनों का चेंज क्या रहेगा हमारा, डेल्टा टी एफ, फ्रीजिंग पॉइंट ले रहे हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखो एक बार ग्राफ समझ लो, मैंने टेम्परेचर कम करना चालू करा, जैसे टेम्परेचर कम करेंगे तो सॉल्वेंट का टेम्परेचर क्या होता है, पहले ही नीचे आ जाता है, या बोल देंगे पहले ही फ्रीज हो गया, ये एक पर्टिकुलर टाइम से आने से पहले ही फ्रीज हो गया, या अपने एग्जैक्ट टाइम पे फ्रीज हो गया जब इसे फ्रीज होना था एक्चुअल को। लेकिन सॉल्यूशन के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था, जिसकी वजह से इसका फ्रीजिंग पॉइंट यहां पे आ जाना चाहिए था, नहीं आया। फिर हमको टेम्परेचर को और नीचे लाना पड़ा, कहां तक, इतना नीचे और लाना पड़ा, जिसकी वजह से ये फ्रीज होने के लिए इतना एक्स्ट्रा टेम्परेचर ले रहा था। इसे ही बोलते हैं हम कितना डिप्रेशन, इतना डिप्रेशन किसके अंदर, फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर। उसमें बढ़ाया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसमें घटाया था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसी टेम्परेचर को हम क्या बोलते थे, क्रायोस्कोपिक टेम्परेचर या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, जो कि क्या होता है, के एफ स्मॉल है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। हो गया? मेन फॉर्मूले यही है सारे। ये हो गई हमारी कौन सी प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी। आ गया समझ में? यही पूरा ग्राफ था इसका। कर दूं रब?
लास्ट प्रॉपर्टी कौन सी? Osmotic. ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पहले बता देता हूं। सबसे पहले दो तीन चीजें हैं उसके बारे में बता रहा हूं। ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। आ रहा है समझ में? सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जहां ज्यादा होगी वहां सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम होगी। तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जहां ज्यादा से है वहां से किसकी साइड जाने लगेगा? जहां पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है? कम है। आ रहा है समझ में? या फिर मैं बोलूं फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल की अगर मैं बात करूं, देखो दो तरीके से मूवमेंट होता है, सॉल्यूट पार्टिकल और सॉल्वेंट पार्टिकल। रुको अभी से मत लिखो। एक प्रोसेस होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस सुना है? डिफ्यूजन क्या होता है, जैसे हमारी स्प्रे सेंट जो होती है ना, हाईली प्रेशराइज करके रखते हैं। जैसे ही हम प्रेशर को लूज करते हैं, हाईली प्रेशर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या होती है? गैस फ्लो करती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन, जिसके अंदर कम वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम की साइड जा रहे हैं। आ रहा है समझ में? डिफ्यूजन प्रोसेस हो गया। सॉल्वेंट ऑस्मोसिस कैसा प्रोसेस है? ऑस्मोसिस ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सॉल्वेंट का फ्लो हो रहा है कम सॉल्यूट से ज्यादा सॉल्यूट की तरफ, या फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू इट्स हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। कम सॉल्यूट से ज्यादा की तरफ। आ रहा है समझ में? इसे याद रखना। इसको डायग्राम से भी याद कर सकते हो। ये बीच में एक मेम्ब्रेन है जिसे बोल देते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये है हमारी लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। और यहां पे हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट का फ्लो कहां से कहां होगा? दो चीजें मिक्स होती हैं इसमें, देखो दोनों के एक साथ याद मत करना। सॉल्वेंट का फ्लो कहां पे से कहां होगा? कम सॉल्यूट की कंसंट्रेशन से ज्यादा की तरफ, अगर सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में बताते हो तो। और सॉल्वेंट के खुद के रेस्पेक्ट में बताते हो तो देखो अपनी ज्यादा से कम कंसंट्रेशन की तरफ। आ रहा है समझ में? थ्रू द मेम्ब्रेन ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ऑस्मोसिस। आ रहा है समझ में? इस फ्लो को जो प्रेशर रोकता है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लगता है किसके? ऑस्मोसिस के। अगर ये प्रोसेस तुम्हारा क्या है? ऑस्मोसिस है, तो ये क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको किससे डिनोट करते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर को जनरली पाई से डिनोट कर देते हैं, CRT। पूरा टी लिख देता हूं, CRT। C क्या है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को क्या भी लिख देते हैं? मोल बाय वॉल्यूम। तो पाई को और भी क्या लिख सकते हैं? पाई इक्वल टू N बाय VRT। और फिर N में हम क्या निकाल लेते हैं? N की वैल्यू रख देते हैं, N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल निकालना है, तो MB इसमें पुट करके फिर MB की वैल्यू निकाल लेते हैं। यानी जिस प्रॉपर्टी से हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल रहे हैं या कंसंट्रेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट निकाल रहे हैं, वो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होगी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से प्रेशर कम या ज्यादा हो रहा है। कौन से पार्टिकल है वो? सॉल्यूट पार्टिकल्स। आ रहा है समझ में? वो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। और लास्ट क्लास में वेंट ऑफ फैक्टर बताया था। वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है? इसी के साथ ही बता देता हूं। वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर को हम डिनोट करते हैं स्मॉल आई से। अगर मैं बोलूं नॉर्मल
मोलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास। नॉर्मल मोलर मास ऑब्जर्व्ड मोलर मास का रेशियो जो होगा वो हमें क्या देता है, वेंट ऑफ फैक्टर। होल नंबर। अब अगर ऑब्जर्व्ड मोलर मास किससे ज्यादा है, नॉर्मल से, तो आई की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1। नीचे वाली वैल्यू ज्यादा हुई ऊपर वाली से, यानी जो हमने कैलकुलेट करा वो वैल्यू ज्यादा है मोलर मास की, नॉर्मल मोलर मास यानी एक्चुअल से, तो आई वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू लेस देन 1 होगी। और ये किस कंडीशन में होता है, एसोसिएटेड मॉलिक्यूल में, एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स में। एसोसिएटेड का मतलब क्या है, नॉन वोलेटाइल से बात कर लो, आपस में बॉन्ड बना रहे हैं तो वोलेटाइल कम होंगे, वेपोराइज कम होंगे, जिसकी वजह से क्या होगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू और बढ़ जाएगी क्योंकि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बढ़ गया। थोड़ा हो गया। आ रहा है समझ में। इसका जस्ट अपोजिट क्या है, डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल। डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल में आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। क्यों, पार्टिकल ज्यादा टूट जाएंगे, वोलेटाइल होगा, तो नॉर्मल मोलर मास क्या होगा, ज्यादा होगा, ऑब्जर्व्ड मोलर मास यानी वेपोराइज हो गया तो कम होगा। ये डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल, दोनों को एक साथ याद मत करो, एक को एक बार में याद कर लो। यानी हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो अभी हमने पढ़ी है उनके आगे क्या लग जाएगा, आई वेंट ऑफ फैक्टर। जैसे पी नोट माइनस पी अपॉन पी नोट, आई एम मोलरिटी की बात कर रहे हैं। दूसरा डेल्टा टी बी आई के बी एम, डेल्टा टी एफ आई के एफ एम, पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी। सी क्या है, कंसंट्रेशन, आर क्या है, गैस कांस्टेंट, टी क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन।